नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप लोगों के साथ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर द ह्यूमन सेल और द एनिमल सेल के बारे में कुछ जानने कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने ये स्टडी किया कि सेल के अंदर मेन 3 कंपोनेंट्स हैं और वो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इनमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोग पिछले क्लास में स्टडी कर चुके हैं। न्यूक्लियस के बारे में भी ये जान चुके हैं कि न्यूक्लियस को कैसे डिफाइन करेंगे, न्यूक्लियस कितने टाइप्स की होती हैं, न्यूक्लियस का क्या पोजीशन है, क्या शेप है और क्या साइज है। आज की क्लास में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियस का क्या स्ट्रक्चर है और न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये जानते हैं कि न्यूक्लियस है क्या। न्यूक्लियस को कहा जाता है कि इट इज़ ए सेल ऑर्गेनेल्स, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट को याद रखिए कि न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेल्स तो है बट इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। कि सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो सारी की सारी सेल ऑर्गेनेल्स से साइटोप्लाज्म के पार्ट है, लेकिन एक न्यूक्लियस ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो साइटोप्लाज्म का पार्ट नहीं है। दूसरा पॉइंट कि जो न्यूक्लियस है, हम कहते हैं कि न्यूक्लियस इज ए ब्रेन ऑफ सेल, कि सेल का जो ब्रेन है वो न्यूक्लियस है। मीन्स न्यूक्लियस के द्वारा ही सेल के सारे एक्टिविटी को, सेल के ऑर्गेनेल्स के सारे एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है। हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इज लीडर ऑफ द टीम। कि सपोज करें कि सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं और सारे सेल ऑर्गेनल्स टीम मेंबर हैं, तो हम कहेंगे कि न्यूक्लियस इज ए लीडर ऑफ दिस टीम, मीन्स लीडर ऑफ ऑल दीज सेल ऑर्गेनल्स। हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इज ए कंट्रोलर ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स या सेल बॉडी। मीन्स सेल का जो कंट्रोलर है वो कौन है? न्यूक्लियस है। मीन्स न्यूक्लियस के इंस्ट्रक्शन के बाद ही सेल के अंदर किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी परफॉर्म होगी। न्यूक्लियस के बारे में ये भी कहा जाता है कि इट इज़ डिक्टेटर, कि यह एक डिक्टेटर है। मीन्स इसका जो इंस्ट्रक्शन है वो वन वे इंस्ट्रक्शन है, जो इसने इंस्ट्रक्शन दे दिया दैट इज़ द फाइनल इंस्ट्रक्शन, और सेल ऑर्गेनल्स को उस इंस्ट्रक्शंस को ऑब्जर्व करना है, उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। तो हम लोगों ने ये स्टडी किया कि न्यूक्लियस इज ए ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस इज ए डायरेक्टर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस इज ए कंट्रोलर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस इज ए डिक्टेटर ऑफ द सेल। अब हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या होता है। हम लोगों ने पिछली क्लास में ये स्टडी किया कि सेल के अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जिस तरह से हर एक शहर का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक बाउंड्री वॉल होता है, ठीक उसी तरह से हमारे इस सेल के अंदर भी एक बाउंड्री वॉल है और उसे हम कहते हैं इट इज़ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन है कि इट कंट्रोल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और एनी मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इनटू सेल एंड फ्रॉम द इनसाइड टू आउटसाइड सेल। ठीक इसी तरह से न्यूक्लियस के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन पाई जाती हैं और उससे हम कहते हैं इट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसे हम कहेंगे इट इज़ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी ठीक उसी तरह से एक्ट करता है जिस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट करती हैं, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है दैन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीन्स कि न्यूक्लियस क्या है? एक डिक्टेटर है और डिक्टेटर के पास हर कोई अप्रोच नहीं कर सकता, हर कोई डिक्टेटर के नज़दीक नहीं आ सकता। तो डिक्टेटर ने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना रखा है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कंट्रोल करेंगे। जरूरी नहीं है कि जो मटेरियल साइटोप्लाज्म में एंटर करे वो न्यूक्लियस में भी एंटर करेंगे। न्यूक्लियस में सिर्फ वही मटेरियल एंटर करेंगे जिसकी न्यूक्लियस के अंदर आवश्यकता है, और न्यूक्लियस से वही मटेरियल बाहर जाएंगे जिसकी आवश्यकता साइटोप्लाज्म में है। मीन्स ये मोर रेस्ट्रिक्टेड है, मोर कॉम्प्लेक्स है दैन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोगों ने ये जाना था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए बाई लेयर्ड फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होगा और ये जो फॉस्फोलिपिड के कितने लेयर होंगे? दैट इज द 2 लेयर्स।
अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती हैं, लेकिन यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स के 4 लेयर्स पाए जाएंगे, मीन्स 1 आउटर लेयर एंड 1 इनर लेयर, कि जो हमारी न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो लेयर है, कितनी लेयर है, एक्चुअल में वो 2 लेयर्स हो गई। एक हम लोग कहेंगे 1 इज़ द आउटर लेयर और दूसरा हम लोग कहेंगे अनदर 1 इज़ द इनर लेयर। आउटर लेयर फिर 2 लेयर की बनी है, मेड अप ऑफ 2 फॉस्फोलिपिड लेयर, और इनर लेयर भी 2 लेयर की बनी है, दैट इज द इनर फॉस्फोलिपिड लेयर। और इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो टोटल लेयर है दैट इज द 4 लेयर्ड, मीन्स कि कोई भी मटेरियल जितनी आसानी से आउटर से साइटोप्लाज्म में एंटर करेंगी, उतनी आसानी से वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में एंटर नहीं कर सकती है। क्लियर हुई बात ये। दूसरा पॉइंट, इसको हम लोग डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें कि दिस इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का है। इट इज़ नॉट ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज़ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगी, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया 2, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके अलावा इसके अंदर पोर्स भी पाए जाते हैं, मीन्स एक होल्स पाई जाएंगी, जिस होल्स के थ्रू कोई भी मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर सकता है और न्यूक्लियस से बाहर को निकल सकता है। अब यहाँ पे जो पोर्स होंगी, ये पोर्स एक्चुअल में ऐसी पोर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी पाई जाती थी, लेकिन वो पोर क्या थी, हमारी ओपन पोर्स थी और उसका हम नाम देते थे इट इज़ द एक्वस चैनल। लेकिन यहाँ पर जो पोर होंगी, ये पोर गार्डेड पोर्स होंगी। गार्डेड पोर्स मीन्स कि प्रोटीन मॉलिक्यूल के द्वारा ये प्लग्ड होंगी, प्रोटीन मॉलिक्यूल के द्वारा ये ब्लॉक्ड होंगी। अब ये उन्हीं मटेरियल को सेल के न्यूक्लियस के अंदर एंटर करने देगा जिसकी आवश्यकता न्यूक्लियस में है, या वैसे मटेरियल को न्यूक्लियस से बाहर जाने देगा जिसकी आवश्यकता साइटोप्लाज्म में है। मीन्स क्या हुआ कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, मोर रेस्ट्रिक्टेड दैन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम लोगों ने अभी तक ये जाना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ए फॉस्फोलिपिड लेयर या फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ 4 layer of the phospholipid. First outer 2 layer is called outer nuclear membrane and inner 2 layer is called inner nuclear membrane. अब हम लोगों ने जान लिया कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इसके अलावा फिर कहा जा रहा है कि चूँकि ये कॉम्प्लेक्स है और रेस्ट्रिक्टेड है, तो ये तो इसकी बाउंड्री हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो इसके मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद एक और लेयर पाई जाती हैं और उस लेयर को नाम देते हैं इट इज़ द न्यूक्लियर लैमिना न्यूक्लियर लैमिना। जो आप ये देख रही हैं सर्कल, इस सर्कल को हम क्या नाम देते हैं, इट इज़ द न्यूक्लियर लैमिना। मीन्स कि अब न्यूक्लियस की जो बाउंड्री है, 2 बाउंड्री हो गई। एक बाउंड्री का नाम दिया गया दैट इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो उसके अंदर का बाउंड्री है उसका नाम दिया गया न्यूक्लियर लैमिना या न्यूक्लियर लैमिना। अब इसके अलावा जो हमारी न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में एक और स्मॉल स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम कहते हैं इट इज़ द न्यूक्लियोलस। हम लोगों ने क्या स्टडी किया, पहला हो गया हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा हो गया दैट इज़ द न्यूक्लियर लैमिना या न्यूक्लियर लैमिला, और तीसरा हो गया दैट इज़ द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा। क्या क्या स्ट्रक्चर हो गया हमारा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर लैमिला, न्यूक्लियर पोर एंड थर्ड एंड नेक्स्ट इज द न्यूक्लियोलस। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड क्रोमैटिन। अब यहाँ पे डायग्राम में आप ये देख रहे होंगे कि जो ये नेटवर्क सा बना हुआ है, ये नेटवर्क है, ये क्या हो गया, दिस इज़ द क्रोमैटिन। और यही जो क्रोमैटिन है, इस क्रोमैटिन के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाई जाती है, और यही क्रोमैटिन डिसाइड करता है कि पर्सन्स का क्या जीन्स है या पर्सन्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए
इस क्रोमेटिन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इसका स्ट्रक्चर के बारे में, किसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हमारी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, आप देख रहे होंगे डायग्राम में कि इट इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज ए नेटवर्क ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एक्चुअल में ये इनएक्टिव क्रोमोजोम्स है, मीन्स जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है हमारी, दैट इज द क्रोमोजोम्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्रोमोजोम्स वर्ड आपको मालूम होगा। ये जो क्रोमोजोम्स हैं वो क्रोमोजोम्स फिर जीन्स की बनी हुई होती हैं, और वो जो जीन्स हैं वो जीन्स फिर डीएनए की बनी हुई होती हैं। और हमारी जो एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स किसके द्वारा डिसाइड की जाती हैं, तो दैट इज बाय द डीएनए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियस का क्या स्ट्रक्चर होता है। अब इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा हम लोग और एडिशन करते हैं कि इसके बारे में, जो क्रोमेटिन है दो प्रकार की होती हैं, एक को कहेंगे यू क्रोमेटिन और दूसरा को कहेंगे हेटेरोक्रोमेटिन। ये क्या होता है हम लोग बाद में जानेंगे। अभी से इतना एक और एडिशन जानते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एक्चुअल में ये साइटोप्लाज्म से अटैच्ड होता है। साइटोप्लाज्म, इसके आउटर सरफेस पे साइटोप्लाज्म होंगी, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक और स्ट्रक्चर से बनता है जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस का जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाता है। और वो आप ये देखिए, जो आप देख रही हैं स्ट्रक्चर बाहर की तरफ, ये साइटोप्लाज्म में है और ये सारी क्या हमारी हैं, दीज आर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जब हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स का डिटेल स्टडी करेंगे तब जानेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है। अब आइए हम लोग स्लाइड से जानते हैं कि न्यूक्लियस के बारे में क्या बताया जा रहा है कि न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स एंड इट्स ए डबल मेम्ब्रेन एनवेलप कवर्ड विद द प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पाई गई उस लिक्विड को क्या नाम देंगे, इट इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसका जो आउटर सरफेस है जिसका हम नाम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दे रहे हैं उसका दूसरा भी नाम होता है दैट इज द न्यूक्लियर एनवेलप। और न्यूक्लियर एनवेलप का काम क्या है, इट सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। उसके बाद कहा जा रहा है कि पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो इसके अंदर सबसे आउटर पार्ट न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, उसके अंदर जो लिक्विड पार्ट है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके बाद उसके अंदर कहेंगे न्यूक्लियर मैट्रिक्स, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस। इन सभी के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म का एक हम और नाम देते हैं दैट इज द कैरियोप्लाज्म। अब ये वर्ड आपके लिए हो सकता है कि एक और नया वर्ड आ गया, अब इसे भी याद करना पड़ेगा। इसको याद करना भी मुश्किल है, परेशानी है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान वर्ड है। हम लोग जान चुके हैं कि सेल टू टाइप्स की होती हैं, एक को कहते हैं यूकैरियोटिक सेल और दूसरे कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो जो यूकैरियोटिक, वहाँ वर्ड क्या है, यू मीन्स ट्रू और कैरियो मीन्स क्या है, वहाँ क्या बताया गया था, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, मीन्स कि न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पाई जाएंगी उस न्यूक्लियस के उस लिक्विड का हम लोग एक और नाम दे सकते हैं दैट इज द कैरियोप्लाज्म। अब ये जो कैरियोप्लाज्म है यह एक ट्रांसपेरेंट सेमी सॉलिड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड पाई जाती है, न्यूक्लियोसाइड पाई जाती है, न्यूक्लियोप्रोटीन पाई जाती हैं, एंजाइम्स पाई जाती हैं और डीएनए पॉलीमरेज पाई जाती हैं। समझ की बात है कि सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि न्यूक्लियोप्लाज्म एक फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड है और वो ट्रांसपेरेंट है जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोप्रोटीन, एंजाइम्स लाइक आरएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए पॉलीमरेज। न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं इट इज न्यूक्लियोलस। एक्चुअल में ये जो न्यूक्लियोलस है ये डीएनए और आरएनए के मिलने से बनता है और डीएनए आरएनए के साथ साथ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी इसके अंदर पाई जाती हैं। यह एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द न्यूक्लियस। एक्चुअल में ये करीब 25% न्यूक्लियस का जो 25% एरिया है वो न्यूक्लियोलस के द्वारा कवर किया हुआ होता है। और ये जो न्यूक्लियोलस है इससे हम लोग कहते हैं इट इज़ ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। तो अब तक हम लोगों ने क्या जाना कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज ब्रेन ऑफ सेल
एंड न्यूक्लियोलस इज द ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन है कि इट सिंथेसाइज राइबोसोम। एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं राइबोसोम। तो ये न्यूक्लियोलस उस राइबोसोम को सिंथेसाइज करता है। ये राइबोसोम क्या है इसके बारे में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे जब हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये राइबोसोम से आरएनए के साथ कंबाइन होकर एक राइबोसोमल आरएनए बनाएंगी और वो जो राइबोसोमल आरएनए है वो इस न्यूक्लियस से इन पोर्स के थ्रू न्यूक्लियस से बाहर को निकल जाती हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर हो जाएंगी। और ये जो राइबोसोम्स होंगी ये राइबोसोम से हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाती हैं। ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कुछ डॉट्स अटैच्ड हैं। ये जो डॉट्स अटैच्ड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ से वो डॉट्स एक्चुअल में राइबोसोम्स है। और ये राइबोसोम्स कहाँ सिंथेसाइज हो रही हैं तो इनसाइड द न्यूक्लियोलस। और इसी राइबोसोम के चलते जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस होता है वो सरफेस रफ सरफेस होता है। आउटर सरफेस होगा दैट इज़ द रफ आउटर सरफेस, जबकि जो इनर सरफेस होगा इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का वो इनर सरफेस हमेशा ही स्मूथ इनर सरफेस पाया जाता है। अब इस न्यूक्लियोलस के अलावा न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं इट इज क्रोमैटिन। इसे हम लोग कहेंगे इट इज क्रोमैटिन। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है दिस इज क्रोमैटिन। और ये क्रोमैटिन एक्चुअल में क्या है तो इट इज द इनएक्टिव क्रोमोसोम्स। हमारे हर एक सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स होती हैं और वो क्रोमोसोम्स हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करती हैं। जैसे ही इसका जब क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज होगा सेल के अंदर तो जो भी एनिमल होगा उस एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती हैं। और जो ह्यूमन सेल होंगी उसके अंदर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम पाई जाती हैं। तो ये जो क्रोमोसोम है वो इनएक्टिव फॉर्म में इस न्यूक्लियस के अंदर बंद रहेंगी और जिस रूप में ये न्यूक्लियस के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं उस स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं इट इज क्रोमैटिन। तो ये जो क्रोमैटिन है क्रोमैटिन के बारे में हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि क्रोमैटिन इज इनएक्टिव क्रोमोसोम्स। और ये इनएक्टिव क्रोमोसोम्स एक्टिव कब होंगे तो जिस समय सेल डिवीजन हो रहा होता है। जिसमें सेल डिवीजन मीन्स एक सेल से दूसरे सेल का फॉर्मेशन हो रहा होगा उस समय जो ये क्रोमैटिन होगा वो क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और उस समय कहेंगे इट इज़ द एक्टिव क्रोमोसोम। एक्चुअल में ये जो क्रोमोसोम है ये क्रोमोसोम डिफरेंट सेगमेंटल्स होती हैं। इस तरह की ये सेगमेंट्स होंगी, इसके अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स पाई जाएंगी। और ये जो सेगमेंट्स के से बनी हुई क्रोमोसोम्स हैं वो एक्चुअल में जो सेगमेंट्स हैं इट इज़ कॉल्ड जीन। आपने सुना होगा कि उसका जीन खराब जीन मतलब कि हर किसी पर्सन का जो जीन होता है वो उसके डिसाइड करता है कि उस पर्सन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये जो जीन है इट इज़ मेड अप ऑफ DNA। अभी तक उन्होंने क्या स्टडी किया कि जो DNA है ये DNA कंबाइन होती हैं और कंबाइन होकर जो स्ट्रक्चर बनाएंगी उस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं इट इज़ जीन। और जीन के साथ जो कंबाइन होगा तो उस स्ट्रक्चर को नाम देंगे इट इज़ क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम जो होगा जब इनएक्टिव फॉर्म में होगा तो हम उसे कहेंगे इट इज़ क्रोमैटिन। अब जो ये क्रोमैटिन है एक्चुअल में इस क्रोमैटिन का मेन पर्पस क्या होता है कि इट प्रोटेक्ट DNA। जिस समय सेल के अंदर सेल डिवीजन नहीं हो रहा होगा उस समय ये क्रोमैटिन DNA को प्रोटेक्ट करके रखेगा ताकि उसको किसी तरह का कोई डैमेज ना हो। ये जो DNA होगा वो टाइटली पैक्ड फॉर्म में क्रोमैटिन के अंदर बंद रहेंगी और ये जो क्रोमैटिन होगा वो क्रोमैटिन DNA को सपोर्ट करेगा टू एंटर इनटू द सेल साइकिल मीन्स सेल डिवीजन। अब कहा जा रहा है कि जो DNA होता है किसी पर्सन की जो कैरेक्टरिस्टिक, जैसे आप देखेंगे कि फादर किसी भी फादर मदर का जो बच्चा है डॉटर हो या सन हो उनकी रिजेम्बलेंस फादर या मदर के साथ हो रही होती हैं। तो वो जो फादर और मदर के साथ रिजेम्बलेंस हो रही हैं दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ DNA। मीन्स जो फादर या मदर का DNA है वो फादर और मदर का DNA डॉटर के अंदर या बच्चे के अंदर या सन के अंदर आ गई हैं और इसके चलते उनके अंदर रिजेम्बलेंस हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि हर एक पर्सन के DNA में कुछ न कुछ वेरिएशन जरूर होता है और इसके चलते और इसी के चलते हर पर्सन जो है वो एक
आइडेंटिकल पर्सन है कि उसके जैसा कोई और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स किसी दूसरे पर्सन में नहीं पाई जाती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने चैप्टर ये कंप्लीट किया, टॉपिक कंप्लीट किया, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ DNA। थैंक यू वेरी मच।